मसला ये, हम चांद पर पहुंच गए, वहां हमने झंडा गाड़ दिया, एक पोल का नाम भारत ने रख दिया, कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बनाई दुनिया में, दुनिया चमत्कृत हो गई, जिससे 2 रुपया का धनिया भी बेच रहा है जो, वो भी डिजिटल ले रहा है, कह रहा फोन पे कर दो, पैसा भेज दो। इतना इतना बड़ा बड़ा चमत्कार हम कर दिए, लेकिन अभी तक मैंने शुरुआत में का आंकड़ा रखा था 7 साल बेमिसाल तौर पर 70 बड़े पर्चे आउट, भगवान का नाम लेके, यानी हर साल 10 पर्चे आउट बड़े, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। हम वो तंत्र विकसित नहीं कर पाए। हम चाय की ठेली वाले के पास डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था करा दिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि पर्चा ईमानदारी से हो जाए, भर्ती परीक्षा ईमानदारी से हो जाए, करोड़ों नौजवानों का जीवन जिस पर दांव पर लगता है, वो वहां से हम एक साफ सुथरी शुचितापूर्ण परीक्षा दे पाए। सुजाता जी। देखिए अमिताभ जी, ये तो सच है कि पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर्स लीक हुए, 1,500 से ज्यादा जो परीक्षार्थी है उनके जीवन पे संकट आया। ये भी सच है कि किसी भी सरकार ने इस पे ठोस कदम नहीं उठाए। आपको राजस्थान का मामला याद होगा, जब वहां पे पेपर लीक की घटना हुई, वहां पे तो आरएएस, आरपीएस और शिक्षा विभाग के 13 अधिकारी सम्मिलित इसमें संलग्न पाए गए। जो जो धागे थे वो मंत्रिमंडल तक पहुंच रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आपको ये भी याद होगा कि जब बंगाल में एसएससी परीक्षा का स्कैम हुआ और हाईकोर्ट ने वो पूरी परीक्षा को रद्द करने के, उसकी नियुक्ति पे रद्द करने की बात की, तो सरकार हाईकोर्ट के खिलाफ, बंगाल की तृणमूल की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सिस्टमैटिक फ्रॉड कहा, लेकिन कोई भी जेल नहीं गया। आज तक इन 70 लीक जो परीक्षाएं लीक हुई, क्या आप बता सकते हैं कि कोई भी नेता या उससे संलग्न बड़ा व्यक्ति जो कहे कि ये सिस्टम चला सकता है, वो जेल गया? नहीं गया। हालांकि आज जो योगी आदित्यनाथ की सरकार करने जा रही है, मुझे विश्वास है कि वो सिस्टम में लीक को स्वीकार कर रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं कि सिस्टम वीक है तभी पेपर लीक है, और इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो एक एंटी कॉपिंग लॉ लेके आ रहे हैं, जो शायद देश में उत्तराखंड के बाद पहली बार लागू होने जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ आपको उसका खामिया मुआवजा देना होगा। उसके बाद आप पे यूएपीए लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो ये एक एक्सटेंशन हो सकता है योगी के उस मॉडल का जो कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे। तो शायद अब पेपर लीक माफिया और जो ये सॉल्वर गैंग है, ये भी मिट्टी में मिलेगा। हम तो उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद इसी बात से जगती है क्योंकि सरकार ठोस कदम ले रही है, ये मान रही है कि हाँ सिस्टम में खराबी है, फ्रॉड है, फ्रॉजरी है, लोग अपने लोग ही लिप्त है। क्योंकि पेपर तो, जब देखिए जो जो प्रक्रिया है, वो जब पेपर सेट होता है, वो तो बड़ा ही एक तरह से गोपनीय सेट होता है। उस पहले जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, पहले सरकारी थी, अब कुछ प्राइवेट भी आ गई हैं, वहां भी सब कुछ सारे सब चौक चबंद रहते हैं। तो आखिर जो पेपर लीक हो रहा है, तो या तो सेट करने वाले कर रहे हैं, या तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है, और या फिर सेंटर से हो रहा है। तो अगर सरकार इन तीनों पे लीक फिक्स करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक अच्छी खबर। ठीक है सुजाता जी। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। हमने बहुत बसंत देखे और बहुत बसंतों के आगमन पर कविताएं सुनी। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। इस मामले में मेरे बड़ा स्पष्ट और बड़ा कठोर रुख रहा हमेशा, नौजवानों के मामले पर नहीं। किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं हिंदुस्तान के नौजवान के साथ खड़ा हूं। यूपीएससी में एक नौजवान 2 मिनट देर से पहुंचा, गेट पर एंट्री नहीं हुई, उसकी मां बेहोश होकर गिर पड़ी। इसलिए मैंने कहा कि परिवार भी परीक्षा देता है मेरे मित्र। हमने कहा ना, हमने चाय की टपरी वाले को डिजिटल कर दिया, लेकिन इम्तिहान ठीक से करा पाए, ऐसी कोई स्थिति अभी तक दूर दूर तक नहीं सवेरा है यहां। अभी सब कागजों में है। मैंने नकल विरोधी कानून कई राज्यों के देखे, वो सुजाता जी वो देखने में सुंदर लगते हैं कानून, क्या कि खाए पिए हैं मोटे तगड़े, जमीन पर वो लचर हो जाते हैं। मुझे बताइए किसी कानून से किसी को फांसी हो गई हो?
एक उदाहरण दीजिए कि नहीं वो बड़ा आदमी था उसको फांसी हो गई, कानून पारित किया विधानसभा ने, खट फांसी हुई। नहीं, 22 लाख बच्चे एक परीक्षा में बैठे, उस परीक्षा का पेपर मालूम कहां छपाया गया? उस प्रिंटिंग प्रेस में जो मुंडन के और 13वीं के और 17वीं कथा कार्ड छापता था। क्या उसने कार्ड की तरह पर्चा बांट दिया? फांसी वहां भी नहीं हुई। उनको फांसी नहीं तो फिर किनको फांसी होगी? उनका एनकाउंटर नहीं तो फिर किनका एनकाउंटर होगा? ये भी तो हम समझे। प्रेमनारायण जी, कोई सरकार इससे अछूती नहीं। और सबसे कष्टपूर्ण बात है कि एजेंसी कराने वाली, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां और सरकारें, कोई सरकार हो, पार्टी लाइन से अलग हटके कोई सरकार हो, वो सबसे पहले एक थेतरई करती है, जैसे पर्चा आउट होता है। कोई पर्चा आउट नहीं हुआ, कृपया अफवाह ना फैलाएं, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या? और 10 दिन बाद पता लगता पर्चा आउट हुआ था। है ये ऐसा रुख क्यों लिया जाता है कि पर्चा आउट हुआ, हाय तौबा मची, बोले नहीं ये झूठी खबर है, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ शासन कार्रवाई करेगा। क्या मतलब? चुप पे रहो। फिर जनमत बनता है, दबाव पड़ता है, लगता है वोट का नुकसान हो जाएगा, तो परीक्षा कैंसिल हो जाती है। प्रेमनारायण जी, देखिए अमिताभ जी, बड़ी सार्वभौमिक बात है, यूनिवर्सल बात जो आप कह रहे हैं। और इस मुद्दे पर वास्तविकता यही कि राजनीतिकरण की ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। अगर दिल से आप बात करेंगे, दिल से आप चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सुजाता जी की तरफ जाऊंगा मैं, राजनीति से हटके। सुजाता जी ने क्योंकि राजस्थान का जिक्र किया, तो उनको केवल एक बताने के लिए, वो डिबेट का हिस्सा एक तरह से ना मान करके, जो मेरा विचार है वो मैं रखता हूँ। राजस्थान का जब इन्होंने जिक्र किया पांडे जी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान के अंदर गहलोत जी ने इतने कड़े निर्देश लिए थे, इतने सख्त कदम उठाए थे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, उसकी नौकरी जब्त हो जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। मतलब कड़े से कड़े कदम उनकी घोषणा थी। तो ये मैंने सिर्फ संज्ञान में लिया, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी आ रहा हूं मुद्दे पर आज की। अमिताभ जी, एक बहुत सार्वभौमिक और एक अटल सत्य है हमारे देश में। पहले आप जाइए पुराने समय में, अभी भी बहुत सारी जगहों पर माफिया है, अलग अलग माफिया है। कोई भूमि माफिया है, कोई फिरौती लेकर के केस मतलब हैंडल करता है, मर्डर करता है, हत्या करते हैं। उसके पहले हमारे यहाँ चंबल में डाकू हुआ करते थे, बहुत बड़े डकैत हुआ करते थे। उसके पीछे मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप भी जानते, सारी दुनिया जानती है, बगैर संरक्षण के कभी कोई छोटे से लेके बड़ा अपराधी कभी फलीभूत नहीं हो पाया। और जब सरकारें और प्रशासन रुख अपना सख्त कर लेती है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बच के निकल जाए। गलतियां होती है, अपराधियों का कार्य होता है अपराध करना। एक बार दो बार जब वो करते हैं, अगर उसके बाद उस पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, तो उस पर सरकारी मंशाओं पर, सरकारी कार्यशैली पर और तंत्र पर सवाल उठना लाजमी है। और वहां जब सुधार होगा, तो ये भी सत्य है अमिताभ जी, आप भी सहमत होंगे, हर कोई जानता है, वहां जब तंत्र टाइट हो जाएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, ठीक है प्रेम भाई, ठीक है, मैं तंत्र को छेड़ के नहीं जा सकती। प्रेमनारायण जी, ठीक है, मैं आशीष जी के पास चलूं, 2 बातें कहूंगा अपने तजुर्बे से। मैं बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा आदमी नहीं, जो कुछ हूं गुना हूं, जमीन पर खड़े होकर जितना देखा वो वही सीखा। मैंने कहा ना, अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। लिखी पढ़ी से भाषणों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। भाषण से हम अच्छा दे लेते हैं, हम नेता हो जाए, हम और नेताओं से भी अच्छा भाषण दे देंगे क्या? भाषण में कौन मुश्किल है? जिसके पास थोड़ी बुद्धि है वो दे ही देगा, और जिसके पास बुद्धि नहीं उसको बुद्धि वाले लिख के दे देंगे भाषण। नहीं सुझाता जी, वो तो कोई इशू ही नहीं, पेट लिख देते, भाषण वाले भी रख लो भाई। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, आशीष जी आपके पास आऊंगा, एक बुनियादी सवाल जो किसी डिबेट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डिबेट में सवाल भी हाई फाई होने लगे हैं जो जनता से कटे हो। कहीं देश में चले जाइए, किसी शहर में, कस्बे में, मूंगफली के ठेला लगा लीजिए या सब्जी की ठेल लगा लीजिए। आशीष बाबू, ऐसा सवाल नहीं सुना होगा आपने। भारत का सिस्टम कितना मजबूत है, अमेरिका से भी ज्यादा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या
घंटे भर के भीतर आपके पास 3 अलग अलग स्तरों के वसूली वाले आ जाएंगे, सिपाही आ जाएगा, नगर पालिका का आदमी आ जाएगा और लोकल भैया आ जाएगा कोई। क्या बोले भाई 100 रुपया हफ्ता लगेगा। क्या आप अपने घर के बाहर 1 कट्टा बालू डाल लो और 2 ईंटें डाल लो, आधे घंटे में जेई आ जाएगा मोटरसाइकिल लेके, हाँ भाई आशीष चतुर्वेदी जी नीचे आओ, क्या बन रहा है ना। रिसोर्ट बुक होता है, 2000 बच्चा वहां रात भर रट्टा मार रहा है, पेपर व्हाट्सएप पर ट्रेवल कर रहा है सटासट, और किसी को पता ही नहीं। गजब हाल है। हम अपने घर के बाहर 1 बोरी सीमेंट डाल दें तो पूरा प्राधिकरण चला आएगा 5 मिनट के अंदर। बोले भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, इसकी परमिशन कहां दिखाइए। एक बार मैंने एक गरीब को मदद करने के लिहाज से कहा कि भाई ठीक है तुम सब्जी का ठेला लगा लो। वो मेरे पास आया, बोले बस भाई साहब 3 लोग आगे मांगने। फिर मुझे लगा कि तो मैं इस स्तर तक उतरूं कि इन 3 को भगाऊं। मैंने भाई छोड़, तू दूसरा काम कर ले, फिर छोड़ दे। इसलिए भारत के सिस्टम को जो लोग कमजोर कहते, मैं उनसे लड़ जाता हूं। इतना सिस्टम तो अमेरिका में और जापान में एडवांस नहीं है। आशीष जी ये बात सही है। आपने जो कही अमिताभ जी की जहाँ पे जो लोग प्रशासन में होते हैं और उनको कमाई का कोई भी जरिया जो है दिखता है, ये बात आपने बहुत सही कही कि जहाँ गलत निर्माण हो रहा होता है या सही निर्माण गलत नहीं बाबू, गलत नहीं, गलत सही तो बात की बात है। आप अभी 2 ईंट और 1 मोरंग की बोरी डाल लो घर के बाहर, क्या आधा घंटा में फटफटिया पे जूनियर इंजीनियर आ जाएगा। बोले हाँ भाई चतुर्वेदी जी कागज ले आओ। क्या कैसे सूचना पहुंचती है। जब भारत डिजिटल नहीं था तब भी इतना सक्षम था। अब लेकिन इम्तिहान नहीं करा पाते हैं। अजय जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, और ये क्योंकि हमारे देश के युवाओं को प्रभावित करता है। हमारे देश की जो पूरी जो कार्य प्रणाली है, कहीं ना कहीं ये जो परीक्षाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो युवा है उसको सरकार की जो एग्जाम हो रहे हैं, जो ये प्रणाली है, लगभग उसका विश्वास उस पर खत्म ही हो चुका है कि अभी मैं दे के आऊंगा, तैयारी करूंगा, एग्जाम दे के आऊंगा, फिर इंतजार करूंगा रिजल्ट का। नहीं, पहले तो ये कंफर्म करूंगा कि ये पर्चा लीक हो गया है कि नहीं हुआ है, ये पर्चा मुझे, ये एग्जाम मुझे दोबारा देना तो नहीं पड़ेगा कहीं। अभी हर एक के मन में यही सवाल होगा कि पहले कुछ दिन देख लें, अपना रिजल्ट तो बाद में देखेंगे, पहले ये रिजल्ट देखें, ये पर्चा लीक तो नहीं है, ये एग्जाम सही से हुआ है या नहीं है। ये आज के युवा की सोच है। और मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति जो आज जो इतनी बार, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 8 बार यहाँ पर्चे लीक हो, तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की छवि, सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं। उसको सुनिश्चित करना है कि कौन लोग हैं और किस स्तर पे जाकर के ये चीजें हो रही हैं। ये उसके अपने निहित स्वार्थ में भी है और देश के हित में भी है। जो आज उत्तर प्रदेश में जो ये मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान, ये जो 8 बार पर्चे जो लीक हुए, जो चुनाव के नतीजे आए अभी हाल में, उसका इनका बहुत बड़ा योगदान है इन चीजों का, जो इतने लोग इससे सीधे सीधे तौर पर प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि आप अपने सिस्टम को सुनिश्चित करिए, इस तरीके से सुनिश्चित करिए कि ये चीजें ना हो। और बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इस पे ध्यान देने की जरूरत है। दीपक जोनकर साहब, हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं, प्रायोजित आतंकवाद से लड़ सकते हैं, उसको नाक को चने चबा सकते हैं, उसको ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन हम पर्चा ठीक से नहीं करा सकते। नहीं, हम सारी चमत्कार कर सकते हैं लेकिन पर्चा ठीक से नहीं करा सकते। भगवान का नाम जपो। एक उदाहरण देता हूं। मैंने कहा ना कि मैं किताब नहीं पढ़ता, मैं तो जीवन को ही पढ़ के आया। एसवी चौहान भारत के गृह मंत्री थे। सुजाता जी आपके भी संज्ञान में आए। एसवी चौहान भारत के गृह मंत्री थे। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। आशीष बाबू सुनिएगा, प्रेमनारायण जी, हम गए और हमारा एक जूनियर था वो गया, तो उसके पास वो थी मोपेड से गए तो लगा दी मोपेड। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, आए तो देखे मोपेड गायब। फिर अंदर चले गए, वहां एसपी चौहान से कह दिया कि बता आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मोपेड गायब हो गई। क्या 30 मिनट के अंदर मोपेड आ गई थी और तेल अलग भरवा ले आए थे पुलिस वाले जो उसमें कम था।
ये मुझे ना बताइए कि सिस्टम है, कहां से कौन ढूंढे, कैसे, इतना बड़ा देश है ना जी। ढूंढनी होती है तो हम सुई को ढूंढ लेते हैं भूसे के ढेर में। दीपक सोनकर नहीं, इसी देश ने भैंस ढूंढ कर दी नेताओं को। इसी देश ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को बिल्ली ढूंढ कर दी। इसी देश ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के कुत्ते के गुमशुदगी के पोस्टर लगते देखे दीपक सोनकर। लेकिन यह पता नहीं रहता कौन से रिजॉर्ट में पर्चा का आउट का कार्यक्रम चल रहा है, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हो गया। सोनकर जी देखिए अमिताभ जी, जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से पारदर्शिता पर विश्वास करा करके परीक्षा कराने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं अराजक तत्व उसको धूमिल करके और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कराने के लिए उस एजेंडे के साथ काम करने वाले ऐसे लोग जो बच्चों के भविष्य को छोड़ करके केवल अपने जेब के एजेंडे को बल देने का काम करते हैं, ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं और सरकार उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करती है। और सरकार ने कार्रवाई करी है। बड़ी बात तो यह है कि यही उत्तर प्रदेश था जिसमें परीक्षाएं होती तो थी, मगर चयन कहां से होता था? आदरणीय शिवपाल जी की आवाज से जब सूची आती थी वहां से चयन हो जाता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सूची आती थी उसका चयन हो जाता था। मगर जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उस अधिकार पर परीक्षा कराई जाए, वो किसको नहीं खटकेगा? जिसकी दुकानें बंद हुई, जो लोगों की नौकरियों के नाम पर अपनी व्यापार चलाने का काम करते थे, जो धांधली करते थे, उनकी दुकानें बंद हुई सरकार में रह करते हुए। उन दुकानों को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए और जो भी इस परीक्षा में दोषी था, जो लीक परीक्षा में दोषी था, सरकार उस बात को मानती है कि जो परीक्षा लीक हुई उसको दोबारा कराने के लिए नियम बनाए गए और दोबारा। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। एक तार्किक बात कहता हूं, ठीक? आप कहोगे हमने बिल्कुल युद्ध स्तर पर कार्रवाई की, आशीष कहेंगे कतई कार्रवाई नहीं की, प्रेमरानी कहेंगे कार्रवाई की और देखा नहीं। इस तू में नहीं फंसना मुझे। मैं कहता हूं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुजाता जी ठीक बात है ना? एक काम कर दो भगवान का नाम लेके, जितने पर्चे आउट हुए, सॉल्वर गैंग के लफड़े जितने हुए, मुन्ना भाई के लफड़े जितने हुए, नकल माफिया के जितने खुलासे हुए, सब पर एक व्हाइट पेपर जारी करिए, श्वेत पत्र हमारी संज्ञान में आना चाहिए। पब्लिक के पैसे से परीक्षा होती है, किसी पार्टी के फंड से नहीं। व्हाइट पेपर जारी करिए, उनमें कौन लोग पकड़े गए, कितनों की संपत्ति कुर्क हुई, कितनों का एनकाउंटर हुआ, कितने गैंगस्टर में गए, कितनों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह लगा, एक जारी कर दीजिए। फिर ताल ठोकी आके सपा वालों से, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए दीपक जी सभी की जानकारी में है कि निश्चित नहीं, जानकारी नहीं, किस्सा कहानी नहीं, एक श्वेत पत्र जारी कर दो ना मेरे भाई, क्या समस्या क्या है? लिखत पढ़त में करो मोहर लगा के। भाई सरकारी बाबुओं के पास तो डिटेल रहता है ना कंप्यूटर में, कंपाइल करना है। टीटी परीक्षा में पर्चा आउट हुआ था, बात समझ में आई कि जो मुंडन के कार्ड छापता था उसको दे दिया पर्चा छापने के लिए, वो कार्ड की तरह पर्चा बांट दिया, माल कमा लिया। बड़ा हंगामा हुआ, मैं भी चीखा चिल्लाया जो कर सकता था। क्या उसके बाद कम से कम ये भी तो हमको पता लगना चाहिए कि उस आदमी को फांसी हो गई, क्या उसका घर जमींदोज हो गया, उसकी प्रेस ध्वस्तीभूत हो गई, कुछ तो पता लगे। नहीं, या केवल अधिकारियों का कहा मान ले, बोले नहीं सब हो गया, अच्छा हो गया, कार्रवाई हो गई, डोंट वरी। दीपक जी, लोकतंत्र में जो अधिकारी कहे वही सही है, ये नहीं मान सकता मैं ना जी। देखिए इसमें सभी को जानकारी है, इसमें 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, किसी के घर की संपत्ति को कुर्की की, अगर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, जो घटनाएं लोगों ने करी एक नजीर बन करके आए कि ये घटनाएं जो पेपर लीक में लोग करते हैं वो दोबारा ना कर सके, इसको लेकर के लगातार सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया। और सरकार ने पूर्ण जिम्मेदारी से, और इस बार जो परीक्षा दोबारा कराने जा रहे हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ,
मुझे लगता है सुरक्षा के विषय में सभी लोग उस बात को जानते हैं कि एसएसपी और एसपी कमिश्नरों से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है, कोषागार की रिपोर्ट मांगी गई है, सीसीटीवी की रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद इस परीक्षा को सुरक्षा के नियम रखते हुए, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा कराई जाएगी। और मैं तो ये भी सवाल खड़ा करता हूं कि सरकारों को जिस तरीके से लगातार ये परीक्षाओं हुई है, पारदर्शिता कहां रही? बहुत सारी सरकारें हमने भी देखी कि एक ही बिरादरी के लोग, एक ही समाज के लोग एक जगह वैकेंसी में घुस गए। कहां से आती थी वो लिस्टें, कहां से आती थी वो सूचियां? आज जो मूलभूत जिसका अधिकार है, जो जिसकी काबिलियता रखता है, उसको उसका अधिकार देने का काम सरकार कर रही है और लगातार उन युवाओं के भविष्य के साथ, उन युवाओं के साथ खड़ी है कि हम पारदर्शिता से परीक्षा कराएंगे। उस दीपक परीक्षा जी के साथ ठीक जो इसकी रुकना काबिलियता पर होगा, दीपक जी उसको रुकना उसका होगा। अधिकार मिलेगा।